नमः संस्कृताय। आइए आप सभी का इस संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे हैं संधि। बच्चों, यह आपका 8वां भाग होगा संधि का, और 8वां भाग अर्थात संधि पर जो स्वर संधि के भेद थे बच्चों, स्वर संधि के भेद थे, उन स्वर संधि के भेदों में से यह 8वां भेद भी होगा। भेद कहें वैसे तो संधियों का उपभेद और स्वर संधि का भेद है। संधि के जो भेद हैं वो 3 प्रकार के हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग, अच, हल और विसर्ग। और ये हम अब पढ़ाने जा रहे हैं, ये स्वर संधि के भेद हैं और संधि का उपभेद है। बच्चों, इस संधि का नाम है प्रकृति भाव स्वर संधि। प्रकृति भाव स्वर संधि। प्रकृति भाव स्वर संधि, आज आप इसका अध्ययन करेंगे। प्रकृति भाव स्वर संधि ये हमारी स्वर संधि का 8वां भेद है, 8वां भाग भी है। तो इसका जो सूत्र होता है वो है प्लुत प्रग्रही अचि नित्यम। प्लुत प्रग्रही अचि नित्यम। प्लुत और प्रग्रही के बाद कोई भी स्वर हो तो उसे प्रकृति भाव करता है। प्लुत किसे कहते हैं बच्चों? हमने आपको बताया था, जब बता रहे थे वर्ण विचार वाले भाग में हमने आपको डिटेल से बताया था कि प्लुत क्या है, हमारे स्वर क्या हैं, उसमें स्वर के कितने भेद हैं, और ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत बताया था बच्चों। कुछ स्मरण आ रहा है? वो प्लुत, यह प्लुत हमारा क्या है? तो प्लुत कहते हैं जब किसी भी स्वर को देर तक खींचना। साधारण भाषा में जब किसी भी स्वर को देर तक खींचना, जैसे आप ओम का उच्चारण करेंगे तो ये ओम में जो ओ की मात्रा है इसको देर तक खींचना। देर तक अर्थात 2 मात्रा काल से ज़्यादा तक का समय जो लगे उसको हम कहेंगे प्लुत की संज्ञा दी जाएगी। या किसी के नाम में नाम के आखिरी वर्ण पर, शब्द पर जो वर्ण पर जो भी स्वर होगा उसको देर तक खींचना, वहाँ पर हमारा प्लुत स्वर होता है। बच्चों, कौन सा स्वर होता है? प्लुत स्वर होता है। अब इस प्लुत स्वर तो आप समझ गए। उसके बाद में है प्रग्रही। क्या है बच्चों? प्लुत प्रग्रही। प्लुत 3 मात्रा काल का समय जिसमें लगे, 3 मात्रा काल अर्थात तभी ये 3 की संख्या आपको दिख रही है। और जो ये 3 है ये आपका ये 3, इसका रूप ही ये है, ये 3 है। और ये 3 इसलिए है क्योंकि 1 मात्रा काल का समय आपको बताया गया था कि ह्रस्व संधि पर वो 1 मात्रा काल का समय, और जिसको हम हिंदी से ऐसे लिखते हैं, 1 मात्रा काल का समय ह्रस्व स्वर कहलाता है, 2 मात्रा काल का समय दीर्घ स्वर कहलाता है, और 3 मात्रा काल का समय प्लुत स्वर कहलाता है। समझ गए? अब ये 3 का मतलब ये 3 मात्रा काल का समय हमारा प्लुत स्वर कहलाता है। अब आपने प्लुत स्वर या प्लुत समझ गए, ये वही प्लुत है। प्रकृति भाव में संधि का जो सूत्र है ये प्लुत से ही चालू होता है। तो प्लुत आप समझ रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं प्रग्रही। बच्चों, प्रग्रही कहते हैं ईत, ऊत और एत को। इसको हम ऐसे कह सकते हैं ई, दू, देद, द्विवचनम, प्रग्रह्यम। ये हमारा प्रग्रही शब्द का अर्थ होता है। अब प्रग्रही शब्द का अर्थ जो संस्कृत से उच्चारण करेंगे उसको इसी प्रग्रही शब्द का सूत्र हो गया ई, दू, दे, द, द्विवचनम प्रग्रह्यम। ईदु देद द्विवचनम प्रग्रह्यम। ईदु देद द्विवचनम प्रग्रह्यम। अब ईदु क्या है? ईत, ऊत, एत। ईत, ऊत और एत।
इसके साथ में क्या लगना है? द्विवचन। क्या लगना है? द्विवचन। ईत, ऊत, एत, जब जिन शब्दों में ई, ऊ और ए हो और वह शब्द हमारे दो वचन में हो तो उसकी प्रग्रही संज्ञा होती है। उसकी कौन सी संज्ञा होती है? प्रग्रही संज्ञा होती है। अब ईत कैसे समझेंगे कि हम द्विवचन, दो वचन का मतलब ये हो गया ना, आपने जो रूप पढ़ते हैं उन रूपों पर जो शब्द रूप में भी जो शब्द रूप आप पढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वो उन रूपों में जो दो वचन का रूप होगा वो इसमें दिखाई देगा। जैसे है विष्णु प्लस इमौ, विष्णु प्लस इमौ। तो विष्णु ये ऊ आया ना, और ये इधर क्या है? इमौ। तो ये आप जब विष्णु का रूप चलाएंगे तो गुरु गुरु गुरुवाह, गुरु गुरु गुरुवाह, गुरुम गुरु गुरून। तो आप जो ऊ गुरु प्रथमा व्यक्ति दो वचन में कौन सा रूप बनेगा? गुरु। जैसे हरि, हरि हरि हरे, तो हरि हरि दो वचन आया ना, तो हरि हरि। तो इस तरह से आपका ये जो शब्द रूप, जो यह रूप होगा, जो ये शब्द होगा, यह आपका दो वचन का शब्द होगा। तो यह दो वचन हो गया। और इसके बाद में आप क्या आता ही क्या है कि ई, इमौ है तो ई आया ना, ई ऊ ए द्विवचन हुआ और उसमें ई आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया? प्लुत संज्ञा के साथ साथ, जब दो वचन का मतलब है प्लुत, आप एक वचन बोलेंगे तो कम मात्रा काल का समय लगेगा और दो वचन बोलेंगे तो ज़्यादा मात्रा काल का समय भी लगेगा। तो ये क्या है? प्लुत हो गया। और इमो हमारी प्रग्रही संज्ञा होने के बाद ये हमारा पूरा बन जाएगा विष्णु इमौ। समझ गए बच्चों? अब बच्चों जैसा आप देख रहे हैं, हरि इमौ, हरि इमौ, रमे इमौ, फले अत्र, गंगे अमू। तो बच्चों यहाँ पर जो हरि का ई है, रमे का ए है, फले का ए है, गंगे का ए है, ये हमारा सभी दो वचन के अंतर्गत आता है। ई उ ए हमारा दो वचन के अंतर्गत आता है, इसलिए ये हमारे सभी प्रग्रही संज्ञक वर्ण हो गए। और यहाँ पर प्लुत प्रग्रही अच नित्यम सूत्र लग जाने से यह प्रकृति भाव संधि हो जाती है, प्रकृति भाव संधि हो जाती है। अब बच्चों अगर इस जो ट्रिक आप पढ़ा करते थे, इसकी जो ट्रिक है वो यही होगी कि यह दो वचन का रूप होगा। इसमें क्या होगा? दो वचन का रूप। इसके पहले आपने जो पर रूप स्वर संधि पढ़ी थी तो उसमें क्या पढ़ा था कि उसमें उपसर्ग होगा। उसमें क्या होता था? उपसर्ग के बाद एंग प्रत्याहार था। और इसमें क्या है? प्लुत के बाद दो वचन का शब्द होगा। दो वचन का शब्द होगा, वहाँ पर प्रकृति भाव संधि हो जाती है। प्रकृति भाव संधि हो जाने के कारण इसको हम प्लुत प्रग्रही अच नित्यम सूत्र होता है। और प्लुत प्रग्रही अच नित्यम में प्लुत आप समझते हैं, प्रग्रही को ईदु देद द्विवचनम प्रग्रही हम कहते हैं। तो वही ईत ऊत एत द्विवचन जो होता है वो ये हमेशा दिखाई देगा। तो इसकी पहचान बच्चों यहाँ है। अब स्वर संधि के कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब इसमें कुछ वार्तिक लगे हुए हैं, बीच में बहुत सारे सूत्र आते हैं, एक संधि में दो दो चार चार सूत्र आ जाते हैं जो हमने आपको नहीं पढ़ाया। वो ज़्यादा सिलेबस में बीए और एमए वाले सिलेबस में मिलता है, और जो आपके जो टीजीटी पीजीटी वर्ग के टेस्ट होते हैं उनमें मिलती हैं। और ये मेन जो संधियाँ होती हैं ये आपकी संधियाँ जैसे सी टेट, टेट,
सुपरटेट इसमें आ जाती हैं और इन्हीं संधियों के अंतर्गत पूछा जाता है। तो बच्चों अब हम आपको बता रहे हैं कुछ स्वर संधि के अपवाद जो आपको मतलब सीटेड और सुपरटेट में काम आएगी। उसमें भी ये संधियों के उदाहरण अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे बच्चों स्वर संधि के अपवाद में पहला है अक्षोहिड़ी। अक्षोहिड़ी, समझ गए बच्चों। अब इस अक्षोहिड़ी यदि आ गया कि ये कौन सी संधि है, तो देखो हमने बताया था, ट्रिक भी आपको मालूम होगी, जहाँ पर ए और ओ हो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, गुण संधि। तो ये कौन सी संधि का अपवाद हो गया, गुण स्वर संधि का अपवाद हो गया। अब जैसे इसका हम विच्छेद करेंगे, विच्छेद उसी तरह से होगा बच्चों, अच्छ धन ऊहिनी। अब आ और उ मिलने से क्या बनता है, आ और उ मिलने से ओ बनता है। तो ये अक्षोहिड़ी शब्द हमारा गलत है, जबकि इसका सही शब्द होगा अक्षौहिड़ी। अक्षौहिड़ी, समझ गए। मतलब ये यहाँ पर जो गुण स्वर संधि होनी चाहिए, तो गुण स्वर संधि ना होकर ये वृद्धि स्वर संधि बन जाती है। आ उ मिलने से गुण होता है, आ ओ मिलने से वृद्धि होती है। तो अच्छधन ओहिड़ी नहीं कर सकते आप, अच्छधन ऊहिनी ही होगा, अच्छधन ऊहिनी ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो है इसका सूत्र भी बच्चों देखो लिखा हुआ है, इसका यही सूत्र होता है, वार्तिक है ये हमारा, अच्छादु हिन्यानु उपसंख्यानम। अच्छादु हिन्यानु उपसंख्यानम। तो ये वार्तिक है और ये गुण संधि का आपका अपवाद हो गया बच्चों। और ये इससे जो शब्द बनता है, तो यही शब्द बनता है अक्षौहिड़ी, समझ गए। लेकिन अक्षौहिड़ी यदि आ गया कि कौन सी स्वर संधि है, तो आप औ देखकर वृद्धि न मार दें, क्योंकि वृद्धि संधि बताया हमने कि जहाँ पर दीर्घ हो जाए, वृद्धि हो जाए, ऐ औ, वो वृद्धि संधि होती है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमेशा परीक्षा में पूछा जाने वाला शब्द होता है अक्षौहिड़ी। ये आज की जो क्लास है ये टेट, सुपर टेट, सीटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिसकी भी जो संस्कृत हो, हिंदी हो, हिंदी में जो संस्कृत आती है उसके लिए। जैसे अक्षौहिड़ी आपको हमने ट्रिक बताया, आपने मेरी वीडियो देखी और आपने ट्रिक सीख ली कि यहाँ पर ओ पर गुण संधि थी, गुण स्वर संधि, औ पर वृद्धि स्वर संधि थी, औ है तो वृद्धि स्वर संधि होगी। तो बच्चों इस वार्तिक के द्वारा कि जहाँ पर अच्छे शब्द आ जाए तो वहाँ पर हमारा और ना होकर ऊहिड़ी ही होगा। इसका विच्छेद अच्छ धन ओहिड़ी, समझ गए। अब आ और उ मिलने के से ओ होता है, लेकिन इस सूत्र के लग जाने के बाद यहाँ पर औ आएगा, समझ गए बच्चों। जैसे बच्चों आपने देख रहे होंगे कि रीते चा तृतीया समास से ज़्यादातर ये समास के अंतर्गत आता है। क्या, सुखेन रीतः, सुखेन रीतः, सुखेन रीतः। तो ये आप जानते हैं कि जैसे आप रूपयात करते हैं या समास पढ़े होंगे, तो उसमें कौन सा समास हो गया, तृतीया तत्पुरुष, तृतीया विभक्ति का समास हो गया, सुखेन रीतः। अब हम इसका यदि विच्छेद करेंगे तो जो संधि का विच्छेद है वो यही होगा कि सुख धन रीतः, सुख धन रीतः। अब आ और री मिल जाने से तो क्या हमने पढ़ा था, अर पढ़ा था। आ और री मिल जाने से क्या पढ़ा था, अर। आ और री आपने स्पष्टीकरण जितने भी विच्छेद में किए, जितने भी उदाहरण में किया होगा तो यही पढ़ा होगा। और आ और री मिल जाने से अर होता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों सुखर अर करेंगे तो आपका कौन सा शब्द बनेगा, सुखरता। कौन सा बनेगा, सुखरता। जो हमारा गलत शब्द है इसका क्या बनेगा, सुखारता। क्या बनेगा, सुखारता,
सुखारता शब्द आपका बनेगा। अब ये कह दो अब जैसे आपके पेपर में आएगा तो बच्चों कैसे आएगा, सुखारता, सुखारता लिख दिया। अब इसका आप संधि विच्छेद कीजिए, तो आप क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद, सुख प्लस रीता, समझ गए। अगर यदि आ गया सुख प्लस रीता, इसको आप इस विच्छेद का संधि करना है। कौन सी संधि है इसमें, तो इस पर बच्चों आ है, इस पर बच्चों री है, और यह देखकर आप कि आ और री मिलने आने से अर बनता है। तो जो उसमें एक विकल्प में तो सुखरता होगा, एक में सुखारता होगा, एक में दोनों उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। देखो सुखरता हो गया, एक में क्या हो गया, सुखारता हो गया, और एक में आ जाएगा उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे बच्चे सुखारता सही कर देंगे, जबकि यह गलत है। यह सुखारता ही शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा, सुखारता। अब ये बनेगा कैसे, आएगा ये सुखारता शब्द का निर्माण कैसे हुआ, कैसे बना, तो रीते च तृतीया समास से, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो जाने से और वृद्धि हो, सुखारता का कोई अर्थ नहीं है, तो सुखारता शब्द ही बनेगा। तो यहाँ पर क्या कौन सा शब्द विकल्प सही होगा बच्चों, तो सुखारता यह विकल्प सही होगा। और यह विकल्प में कौन सी संधि होगी, तो वृद्धि संधि होगी। संधि का नाम पूछ लिया जाए कि इस शब्द में कौन सी संधि है, तो वृद्धि स्वर संधि होती है। इसी तरह से बच्चों और भी शब्द है, सकंधु, करकंधु, मनीषा, पतंजलि, मार्तंडा इत्यादि शब्द आपको मिलेंगे। तो अब देखो सकधन अंधु, तो अब यहाँ पर आप कर सकते थे ना इसको, सकांधु, कौन सी संधि हो गई थी, दीर्घ स्वर संधि हो गई थी। आ और आ मिलने से, आ और आ मिलने से दीर्घ स्वर संधि हो गई थी। तो आपने ये पढ़ा बच्चों, जैसे सकंधु है तो आ है ना, सक प्लस अंधु। अब सक प्लस अंधु, तो का में क्या है बच्चों, आ, और यहाँ पर क्या है, आ, और दोनों आपने पढ़ा कि दोनों मिलकर क्या होता है, आ और आ समान वर्ण हो जाने के बाद हमारा दीर्घ हो जाता है, तो सकांधु। लेकिन सकांधु हमारे संस्कृत के का कोई भी शब्द नहीं, सकांधु कौन सा शब्द बन जाएगा, सकांधु बन जाएगा बच्चों। अब सकांधु जब हमारा शब्द बनेगा तो सकांधु शब्द कोई है ही नहीं, सकांधु शब्द का कुछ अर्थ नहीं निकलता, इसलिए सकंधु शब्द बनता है। करकंधु, सकंधु, मनीषा, अब जैसे मनस, ईसा, अब आ और ई मिल जाने से क्या बन जाता, ए, मनीषा, मन से शेषा, मन शेषा, तो ये नहीं बन पाता ना। और वैसे भी इसमें हलंत है तो इसमें आ है भी नहीं, समझ गए। पतंत धन अंजलि, ये पूर्व पर रूप में पहुंच गया जाके कि यहाँ पर है और उसी के ऊपर आ गया पतत अंजलि। मार्तंडा, जैसा मार्त धन अंडा, मार्तंडा, समझ गए। तो इस हिसाब से बच्चों ये हमारे स्वर संधि के कुछ विशेष अपवाद थे जो आपके पेपर में एग्जाम में पूछे जाने वाले उदाहरण थे, जो हम यहाँ पर लेकर आए। आप इन पर भी एक नज़र अवश्य डालें। तो आपका यह अपवाद है, ये नौवां भेद, नौवां भाग, इसको इसीलिए हमने नहीं किया कि हमने कितने भाग पढ़ाए आपको, 8 भाग बढ़ा दिए। इसी 8 में हमने इसको ऐड कर दिया 9 को, इसलिए क्योंकि ये स्वर संधि के कुछ अपवाद हैं, कुछ ऐसी संधियां हैं जो पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो हम बता दें। बस हमारा मतलब ये है कि आप तक ये बात पहुंच जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी संधियां आ जाएं और जो हमने बताई और आप उनसे हल कर दें तो गलत हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर स्वर संधि के अपवाद हैं। स्वर संधि के अपवाद में अब देखो, जैसे यह गुण संधि का अपवाद है, यहाँ पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। जबकि यहाँ पर आपको देखने में कौन सी संधि लग रही है, गुण संधि लग रही है। और ये किससे हो गया,
गया। ये इस सूत्र, इस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर, अब वार्तिककार कौन है? कात्यायन महोदय। और ये व्याख्याकार कौन थे व्याकरण के? तो वो पाणिनि महोदय थे। जब उन्होंने ये लिख दिया, इसके बाद में इन्हें समझा कि अरे नहीं, अक्षौहिणी तो कोई शब्द ही नहीं है, अक्षौहिणी होता है, और अक्षौहिणी का विच्छेद अक्षौहिणी होता है, अच्छा और उहिनी। तो इस तरह से उन्होंने ये सूत्र का इस सूत्र को लिखा और इस सूत्र के अंतर्गत इस संधि को व्यक्त कर दिया। तो बच्चों, आपको समझ में आ गई बात? ये हमारा सकंदु करकंदु पर रूप संधि का उदाहरण है। ये पर रूप में चला गया, अर्थात इसमें जब होता है ना कि पर रूप, जैसे आपने पढ़ा था कि कोई भी वो नहीं है, ये आ और आ में मिल गया तो पर रूप धारण कर लिया। तो यहाँ पर रूप को धारण करने वाला शब्द बन जाता है, इसलिए यहाँ पर ये पर रूप संधि हो जाती है। और इन उदाहरण में आप यदि सिर्फ उदाहरण को ही एक बार नज़र से देख लेंगे, पढ़ लेंगे और ध्यान दे देंगे, तो जो 1-2 प्रश्न ऐसे बनते हैं, कठिन लेवल से ले लिए जाते हैं सीटेट और टेट में भी, तो वो आप सही कर पाएंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। तो बच्चों, आज आपको आज की क्लास कैसी लगी यह बताना। हमने आज से आपका जो स्वर संधि के भेद थे, यहाँ तक हमारा समाप्त हो गया। आज हमारी स्वर संधि पूर्ण हो गई। तो बच्चों, स्वर संधि के पूर्ण हो जाने से और स्वर संधि के अपवाद पढ़ लेने से जो आपके मन में दुविधा हो या जो आप समझ ना पा रहे हो, तो वो बात आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। बच्चों, अब हमारा आज अपनी वाणी को हम यहीं से विराम देते हैं। तो बच्चों, हमारी आपको क्लास कैसी लगी वो बताना। यदि क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलें। एक लाइक कर देंगे आप तो जाता ही क्या है, थोड़ा सा मनोबल हमारा बढ़ जाता है। तो बच्चों, नमः संस्कृताय, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।